इस मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ में पहली डिसीज़ है रिकेट्स। तो रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया दोनों सेम ही है। डिफरेंस इतना ही है कि रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होता है और ऑस्टोमलेशिया वो एडल्ट्स में होता है। तो रिकेट्स होता है बिफोर स्केलेटल मैच्योरिटी एंड ऑस्टोमलेशिया होता है आफ्टर द स्केलेटल मैच्योरिटी। तो रिकेट्स का जो कॉज है वो देखते हैं पहले। तो पहले कॉज, सो इट इज़ अ पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। इट कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। कॉज देखते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी, अब इसका कॉज क्या हो सकता है? या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माल अब्जॉर्प्शन, लीवर या रीनल फेलियर, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर एंड ड्रग्स। तो लो विटामिन डी ये मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। फिर लो कैल्शियम एंड लो फॉस्फेट, तो ये कॉजेज हो गए ऑफ रिकेट्स। इसमें जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स, ये कैल्शियम, फॉस्फेट, तो वो लो हो जाते हैं इन रिकेट्स में, विच लीड्स टू डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। तो बोन जो है वो ग्रो तो करेंगे, लेकिन जो बोन होंगे वो वीक होंगे। अब रिकेट्स में ऑस्टियोइड मैच्योरेशन टाइम वो इंक्रीज हो जाता है और मिनरल एपोजिशन रेट वो कम हो जाता है। मिनरल एपोजिशन रेट मतलब जिस स्पीड से मिनरल्स बोन में आके डिपॉजिट हो रहा है, वो रेट जो होता है वो कम हो जाता है। और ऑस्टियोइड मैच्योरेशन टाइम मतलब सबसे पहले ऑस्टियोइड होता है, वो फिर मिनरल डिपोजिशन होता है, उसके बाद ऑस्टियोइड कन्वर्ट होता है इनटू बोन। तो ऑस्टियोइड मैच्योरेशन टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मिनरल तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑस्टियोइड मैच्योरेशन टाइम वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया इन दिस केस। तो ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। अब रिकेट्स में लैब फाइंडिंग्स क्या होगी? तो रिकेट्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? लो विटामिन डी। अब विटामिन डी लो होगा तो फिर कैल्शियम बॉडी में वो भी लो हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। जो हमने बेसिक ऑफ बोन फिजियोलॉजी देखा था, उसमें हमने देखा था कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। अब विटामिन डी लो है तो कैल्शियम वो भी लो हो जाएगा। लो कैल्शियम तो वो क्या करेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। ये फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा इन एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फेट का एक्सक्रीशन किडनी में से ज़्यादा हो जाएगा एंड कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन किडनी में से ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कैल्शियम जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा या फिर अराउंड नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। फॉस्फेट वो कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है फ्रॉम द किडनी प्लस। और ये कैल्शियम आ कहाँ से रहा है? फ्रॉम द बोन्स इटसेल्फ। तो बोन रिजॉर्प्शन होगा। तो बोन रिजॉर्प्शन रहा तो साथ साथ में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, विच विल लीड टू इंक्रीज इन ALP, अल्कलाइन फॉस्फेट। तो ये लैब पैरामीटर्स होते हैं। लो विटामिन डी, लो कैल्शियम, या फिर नॉर्मल कैल्शियम भी हो सकता है, लेकिन लो कैल्शियम, लो फॉस्फेट एंड हाई अल्कलाइन फॉस्फेट। तो ये लैब पैरामीटर्स हो गए। और ये जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है वो सेकेंडरी हो रहा है ड्यू टू लो कैल्शियम, उसकी वजह से ही हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। तो ये लैब पैरामीटर्स याद रखने हैं। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखते हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में स्कल में कौन सी फाइंडिंग होगी? स्कल में होगा एक तो क्रेनियोटैप्स या सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल या फिर पिंग पोंग स्कल। ओके, इट इज़ द अर्लीस्ट चेंज। क्रेनियोटैप्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल या फिर पिंग पोंग स्कल, इट इज़ द अर्लीस्ट चेंज। फिर फ्रंटल बॉसिंग होगी। फ्रंटल बॉसिंग मतलब फोरहेड इस तरीके का कुछ हो जाएगा, फ्रंटल बॉसिंग। फिर डिलेड क्लोजर ऑफ द फॉन्टेनेल एंड वाइडनिंग ऑफ द सूचर्स। तो ये स्कल फाइंडिंग्स। फिर चेस्ट फाइंडिंग्स, तो चेस्ट में रिकेट रोजरी होगी। जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है वो स्वेल हो जाएगा, ब्लंट एंड नॉन टेंडर होगा। स्वेलिंग ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन विच इज़ रिकेट रोजरी। फिर पिजियन चेस्ट, इसका मतलब प्रोमिनेंट स्टर्नम होगा, प्रोमिनेंट स्टर्नम जैसे कहते हैं पिजियन चेस्ट। फिर हैरिसन सल्कस, जो रिब अंडर द रिब होता है, जहाँ पे डायफ्राम अटैच होता है, वहाँ पे एक सल्कस डेवलप हो जाएगा, इसे कहते हैं हैरिसन सल्कस। तो ये स्कल एंड चेस्ट फाइंडिंग्स होगी। स्पाइन में काइफोसिस देखने को मिलेगा। टीथ में डिलेड इरप्शन एंड डिफेक्टिव इनेमल। फिर लॉन्ग बोन फाइंडिंग्स में हिप्स में कॉक्सा वेरा देखने को मिलेगा, मतलब जो नेक शाफ्ट एंगल होता है फीमर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कि ये जो एंगल होता है नेक शाफ्ट एंगल वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉक्सा वेरा। तो कॉक्सा वेरा देखने को मिलेगा इन द हिप्स। फिर नी में या तो बाइलेटरल जेनु वेलगम, जेनु वेरम, या फिर विंड स्विप डिफॉर्मिटी। विंड स्विप डिफॉर्मिटी में एक नी जेनु वेलगम में होता है और दूसरा नी जेनु वेरम में। जेनु वेलगम मतलब जो डिस्टल पार्ट होता है इट गोज लेटरली, एंड वेरम में बोलेक्स, इसे बोलेक्स कहते हैं, इसे नॉक नीस कहते हैं, कि ये है नॉक नीस, इसे बोलेक्स कहते हैं। तो ये जेनु वेलगम एंड जेनु वेरम एंड विंड स्विप डिफॉर्मिटी। विंड स्विप डिफॉर्मिटी मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल इज रिकेट्स। चिल्ड्रन में इट इज़ अगेन रिकेट्स। एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विंड स्विप डिफॉर्मिटी इट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये याद रखना है विंड स्विप डिफॉर्मिटी के कॉजेस। ओवरऑल रिकेट्स, चिल्ड्रन में भी रिकेट्स, एडल्ट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कि ये है बोलेक्स या फिर जेनु वेरम, और ये है जेनु वेलगम, सॉरी ये है जेनु वेलगम और ये है जेनु वेरम। ये बोन है बोलेक्स एंड ये है नॉक नीस।
जेनुवेरम, जेनुवेलगम। गम मतलब ये दो नी आपस में चिपक जाएगी, इसलिए वेलगम। फिर ये विंड स्वीप डिफॉर्मिटी, एक नी है वेलगम में और एक नी है वेरम में। फिर सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइपोटोनिया एंड मसल वीकनेस। अब जॉइंट फाइंडिंग्स क्या होगी, तो इंटरस्टिशियल ग्रोथ ऑफ बोन एट द ग्रोथ प्लेट। इसका मतलब क्या होता है, हमारा बोन जो होता है वो ग्रो करता है फ्रॉम द एपिफाइसिस टू द मेटाफाइसिस। तो उसमें ये सारे लेयर्स होते हैं कि जर्मिनल लेयर, प्रोलिफरेटिव लेयर, हाइपरट्रोफिक लेयर, लेयर ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड लेयर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो इस ये डायरेक्शन में ग्रो करता है हमारा बोन एपिफाइसिस टू मेटाफाइसिस में। तो इसमें होता क्या है कि जो सेल्स होता है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं एंड ग्रो करते हैं। कि इन रिकेट्स इट्स द डिसीज ऑफ हाइपरट्रोफिक लेयर ऑफ द ग्रोथ प्लेट। कि रिकेट्स जो है इट इज़ द डिसीज ऑफ हाइपरट्रोफिक लेयर ऑफ द ग्रोथ प्लेट। इसमें मिनरलाइजेशन नहीं होता, तो इसकी वजह से हाइपरट्रोफिड सेल्स जो होते हैं, कि यहाँ पे हाइपरट्रोफिड सेल्स जो होते हैं दे डू नॉट कैल्सिफाई, लेकिन दे कंटिन्यू टू अंडरगो हाइपरट्रोफी विच पुशेस द मेटाफाइसिस लीडिंग टू वाइडनिंग, स्प्लेइंग या फिर कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस। कि ये है रिकेट्स का बोन। अब हमारा ग्रोथ ऑफ द बोन जो होता है वो यहाँ एपिफाइसिस टू मेटाफाइसिस इस डायरेक्शन में होता है। अब जो सेल्स की हाइपरट्रोफी है वो चालू रहती है, लेकिन मिनरलाइजेशन नहीं होता। तो हाइपरट्रोफी चालू रहती है, बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है, इट लीड्स टू दिस कपिंग या फिर डिप्रेसिंग द मेटाफाइसिस। तो इसे कहता है कपिंग ऑफ द मेटाफाइसिस, स्प्लेइंग ऑफ द मेटाफाइसिस एंड वाइडनिंग ऑफ द एपिफाइशियल प्लेट्स। तो ये तीन फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस, स्प्लेइंग ऑफ मेटाफाइसिस, वाइडनिंग ऑफ एपिफाइशियल प्लेट। ओके, ये एपिफाइशियल प्लेट की वाइडनिंग भी देखने को मिलेगी। और एक टर्म विच इज़ फ्रेइंग ऑफ मेटाफाइसिस, फ्रेइंग ऑफ मेटाफाइसिस। कि इमेज में देख सकते हो एक्सरे में कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस देखने को मिलेगी हमें। कि कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस स्पेसिफिक तो नहीं है, और भी कंडीशन में देखने को मिलती है, लेकिन रिकेट्स में भी कॉमनली देखने को मिलती है। अब हीलिंग रिकेट्स की साइन क्या होगी, तो रिकेट्स में मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा था, उसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी। तो अगर हम कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देंगे तो फिर रिकेट्स जो है वो हील करना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइन ऑफ हीलिंग रिकेट्स क्या होगी, तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी बोन बिगिंस टू मिनरलाइज। तो कैल्शियम डिपोजिशन इज सीन ओवर द एक्सरे, सीन ऑन एक्सरे ओवर द ग्रोथ प्लेट। तो कैल्शियम डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगा, इट इज़ द एविडेंस ऑफ रिकेट्स हीलिंग। आफ्टर कैल्सिफिकेशन ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प्स इन रीमॉडलिंग, रिवर्सेस एबनॉर्मल स्वेलिंग। तो इन शॉर्ट सप्लीमेंटेशन देने के बाद रिकेट जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। और हमें जो मेटाफाइसिस होता है वहाँ पे एक वाइट लाइन देखने को मिलती है जिसका नाम है वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, ये देख रहे हो, वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। इट इज़ अ डेंस लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन विच ऑकर्स आफ्टर ट्रीटमेंट एंड इट इज़ साइन ऑफ हीलिंग रिकेट्स। तो ये भी याद रखना, वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। सो एक्सरे जो है इट इज़ द बेस्ट मेथड टू असेस हीलिंग ऑफ रिकेट, एक्सरे ऑफ द रिस्ट। सेकंड बेस्ट मेथड इज़ ALP। ALP जो है इनिशियली क्या था, हाई था, लेकिन एक बार हीलिंग रिकेट्स होगा तो उसका ALP का लेवल वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बेस्ट साइन या बेस्ट मेथड वो है एक्सरे रिस्ट, जहाँ पे हमें ये वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल दिखेगी। सेकंड बेस्ट मेथड इज़ ALP। ALP जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, तो एक सप्लीमेंटेशन कैल्शियम एंड विटामिन डी, फिर असिस्ट हीलिंग बाय स्प्लिंट, और स्प्लिंट का नाम है मरमेड स्प्लिंट। स्प्लिंट का नाम है मरमेड स्प्लिंट। अगर डिफॉर्मिटी परसिस्ट करती है फिर भी देन सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी इज ऑस्टियोटॉमी, बट सर्जरी करने से पहले वेट फॉर स्केलेटल मैच्योरिटी। बट स्केलेटल मैच्योरिटी हो जाए उसके बाद ही हम सर्जरी करेंगे। और स्केलेटल मैच्योरिटी हुई है कि नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग द सीरम ALP लेवल। हम सीरम ALP लेवल उसको नॉर्मल हो जाने देंगे, इसका मतलब बोन ग्रोथ जो है वो हो गया है और आगे बोन ग्रोथ नहीं हो रहा। तो स्केलेटल मैच्योरिटी हो जाए उसके बाद ही हम सर्जरी करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट थी ऑफ रिकेट्स, सप्लीमेंटेशन, मरमेड स्प्लिंट एंड सर्जरी। सर्जरी डन आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी, चेक करेंगे बाय सीरम ALP। तो ये था पूरा रिकेट्स के बारे में। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इज़ अ डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन और ये होता है आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी या फिर एडल्ट्स में। इसमें ऑस्टियोड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है एंड अगेन इसमें मिनरलाइजेशन टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स सीन इन यंग फीमेल्स। क्लिनिकल फीचर्स दे आर नॉन स्पेसिफिक, एग्जाम्पल इज प्रोक्सिमल मायोपैथी, बोन पेन, आर्थरालजिया, पॉलीआर्थरालजिया। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। लैब फाइंडिंग्स सेम एज रिकेट्स। अब रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, तो 4-5 रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है। तो पहली है सूडो फ्रैक्चर या फिर मिल्क मैन्स फ्रैक्चर और लूजर जोन। ये सूडो फ्रैक्चर या मिल्क मैन्स फ्रैक्चर या फिर लूजर जोन। इसमें होता क्या है कि ये हमारा फीमर है, ये फीमर की मीडियल साइड। अब यहाँ से कोई भी आर्टरी पास हो रही है, सपोज कोई आर्टरी पास हो रही है। अब ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है, वीक मिनरलाइजेशन नहीं होता तो बोन जो होता है वो वीक हो जाता है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई बोन के बाजू में से कोई आर्टरी पास हो रही है और वो आर्टरी क्या कर रही है, आर्टीरियल पल्स तो होता ही है,
पल्सेटाइल होती है आर्टरी, तो आर्टीरियल पल्स की वजह से यहाँ पे रिपीटेडली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, कि रिपीटेडली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं ड्यू टू आर्टीरियल पल्स, और ये स्ट्रेस फ्रैक्चर फिर हील करते हैं बाय कैलस। और ये जो कैलस होता है वो अगेन वीक होता है क्योंकि इसमें भी मिनरल्स नहीं होते, तो हमें एक ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेरिफैक्शन देखने को मिलता है। तो हीलिंग जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेरिफैक्शन देखने को मिलता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो इसे ही कहते हैं सूडो फ्रैक्चर या फिर मिल्कमैन्स फ्रैक्चर या फिर लूजर जोन। कि ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेरिफैक्शन सीन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। मोस्ट कॉमन साइड जो है इट इज नेक ऑफ द फीमर मीडियल साइड, नेक ऑफ द फीमर मीडियल साइड, अदर साइड इज क्लेविकल रिब स्कैपुला। इट इज ड्यू टू आर्टीरियल पल्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से विच हील्स बाय कैलस, इट इज अगेन वीक। तो ये था सूडो फ्रैक्चर या मिल्कमैन्स फ्रैक्चर। फिर सेकंड इज ट्रिफॉइल पेल्विस, ट्रिफॉइल पेल्विस या ट्राई रेडिएट पेल्विस या फिर शैम्पेन ग्लास पेल्विस। कि पेल्विस अज्यूम द शेप ऑफ अ ट्रिफॉइल या फिर ट्रायंगल शेप अज्यूम कर लेता है, कि ये इमेज ऑफ द ट्रिफॉइल पेल्विस, ट्रायंगुलर शेप अज्यूम कर लेता है पेल्विस, या फिर ये शैम्पेन ग्लास अपीयरेंस देख सकते हो, शैम्पेन ग्लास पेल्विस या ट्राई रेडिएट पेल्विस, इतने सारे नाम। अब इसमें हेड ऑफ द फीमर जो है वो प्रोट्रूड करता है इनटू सॉफ्ट एसिटाबुलम, इसे कहते हैं प्रोट्रूसियो एसिटाबुलाई। कि हेड ऑफ द फीमर इट प्रोट्रूड्स इनटू द सॉफ्ट एसिटाबुलम, इसे कहते हैं प्रोट्रूसियो एसिटाबुलाई। फिर उसके बाद है कॉर्डफिश वर्टिब्रा, इसमें इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वीकर वर्टिब्रा विच गिव्स कॉर्डफिश अपीयरेंस। ये ऑस्टियोपोरोसिस में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू ऑस्टियोमालेशिया, कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर दिया ओवर द वर्टिब्रा, इस तरीके से कॉर्डफिश अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो होपफुली इसकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग पता चल गई होगी। सूडो फ्रैक्चर, मिल्कमैन फ्रैक्चर, लूजर जोन, ट्रिफॉइल पेल्विस, ट्राई रेडिएट पेल्विस, शैम्पेन ग्लास पेल्विस, प्रोट्रूसियो एसिटाबुलाई, कॉर्डफिश वर्टिब्राe। और ये इमेज। अब सूडो फ्रैक्चर्स जो है दे आर ऑल्सो सीन इन हाइपोथायरॉइडिज्म, ऑस्टियोमालेशिया, पगेट्स डिसीज, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एक्स-लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। ये सारी कंडीशन है जहाँ पे ये सूडो फ्रैक्चर या मिल्कमैन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमालेशिया तो वो है फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालेशिया तो मेन ट्रीटमेंट इज विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स है। उसका रेजिमेन है वो है स्टॉस रेजिम। इसमें हम 3 लाख to 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट डीप IM या ओरल विटामिन डी देते हैं सप्लीमेंटेशन, या फिर डेली दे सकते हैं 2000 to 5000, या फिर वीकली 50,000 to 60,000 फॉर 8 to 12 वीक्स। तो ये स्टॉस रेजिम में 3 लाख to 6 लाख स्टैट, 2000 to 5000 डेली फॉर 4 to 6 वीक, वीकली 50,000 to 60,000 फॉर 8 to 12 वीक्स। तो ये स्टॉस रेजिम कि विटामिन डी का नॉर्मल लेवल होना चाहिए 20 to 40 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो ये था रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालेशिया। उसके बाद है स्कर्वी। स्कर्वी इज डिफेक्ट इन कोलेजन, कि मिनरलाइजेशन वो सब नॉर्मल रहता है। स्कर्वी होता क्या है, इट इज़ विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी हमें चाहिए होता है फॉर कोलेजन मैच्योरेशन, कि प्रो कोलेजन कन्वर्ट होता है इनटू कोलेजन इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो फिर कोलेजन फॉर्म नहीं होगा या मैच्योर कोलेजन फॉर्म नहीं होगा। तो इम्प्रॉपर मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन होगा विच लीड्स टू डिफेक्टिव कोलेजन। तो ऑस्टियोइड पार्ट ऑफ द बोन इज वीकन, लेकिन मिनरलाइजेशन इज नॉर्मल। सो स्कर्वी इज नथिंग बट कोलेजन मैच्योरिटी डिफेक्ट। इसका क्लिनिकल फीचर्स हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है इन बोन, गम्स एंड कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, कि ब्लीडिंग गम्स एक सिम्टम हो गया, फिर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में भी ब्लीडिंग दिखेगी। इट गिव्स राइज टू स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, जहाँ पे शार्प पेन एंड टेंडरनेस प्रेजेंट होती है एट द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी। फिर बोन में ब्लीडिंग दिखेगी अंडर द पेरियोस्टल, तो सब पेरियोस्टल ब्लीडिंग दिखेगी, तो उसकी वजह से पेन होगा लिम्ब में, तो पेशेंट जो है वो लिम्ब मूवमेंट नहीं करेगा ड्यू टू पेन, तो इसे हम कहते हैं सूडो पैरालिसिस। कि सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग उसकी वजह से पेन होगा तो पेशेंट लिम्ब मूव नहीं करेगा, इट्स लीड्स टू सूडो पैरालिसिस। सूडो पैरालिसिस सीन इन स्कर्वी, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। फिर बोनी मैनिफेस्टेशंस, तो डायाफाइसिस में कुछ मैनिफेस्टेशन होती हैं, मेटाफाइसिस में एंड एपिफाइसिस में। डायाफाइसिस में क्या होता है, एक तो हमने सब पेरियोस्टल हेमरेज देख लिया, फिर ग्राउंड ग्लास या हेजी अपीयरेंस, फिर पेंसिल थिन कॉर्टेक्स, तो ये मैनिफेस्टेशन होती है इन द डायाफाइसिस। फिर मेटाफाइसिस में क्या, अगेन वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, जो हमने हीलिंग रिकेट्स में देखा था, वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, स्कॉर्ब्यूटिक लूसेंट जोन। इसका मतलब क्या, ये जो वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल है इसके ऊपर, और ये क्या है मेटाफाइसिस और ये वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, उसके बीच में एक ब्लैक लाइन दिखती है हमें, इसे कहते हैं हम स्कॉर्ब्यूटिक जोन। तो ये स्कॉर्ब्यूटिक लूसेंट जोन देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम है ट्रूमरफेल्ड जोन या फिर स्कॉर्ब्यूटिक लूसेंट जोन। फिर है पेलिकन स्पर, कि ये जो वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल होती है वहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्पर्स देखने को मिलते हैं, इसे कहते हैं पेलिकन्स स्पर। तो स्कॉर्ब्यूटिक जोन, पेलिकन स्पर, वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, तो ये मेटाफाइसियल मैनिफेस्टेशन होती है। एपिफाइसियल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ये जो एपिफाइसिस है यहाँ पे एक स्क्लेरोटिक रिम देखने को मिलती है अराउंड द एपिफाइसिस।
इसे कहते हैं विम्बर्गर्स रिंग, कि एपिफाइसिस में विम्बर्गर्स रिंग देखने को मिलती है। इट्स अ स्क्लेरोटिक रिम अराउंड द एपिफाइसिस। इट डिफरेंशिएट्स हीलिंग रिकेट्स एंड स्कर्वी। तो ये दूसरा एक्सरे, यहाँ पे देख सकते हो वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल या विम्बर्गर्स रिंग देख सकते हो, फिर स्परिंग वो भी देख सकते हो। ये रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कर्वी। जो वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल है वो इतनी कंडीशन में देखने को मिलती है, हीलिंग रिकेट्स, कंजेनिटल सिफिलिस, प्लम्बिज्म, ल्यूकेमिया, स्कर्वी। तो मेन जो इंपॉर्टेंट मैंने रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन थी वो दिखा दिया है। सब पेरियोस्टल हेमरेज, ये जो है एक्सरे, इट इज़ अ सब पेरियोस्टल हेमरेज। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली विटामिन सी सप्लीमेंटेशन। तो ये था पूरा स्कर्वी का। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, उसका मोस्ट कॉमन कॉज हुआ है पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा, इसकी वजह से क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या तो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी तो हमने देखा, इट्स ड्यू टू पैराथायरॉयड एडिनोमा। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लो कैल्शियम, लो विटामिन डी, रीनल फेलियर एंड लीवर फेलियर। जो पैराथायरॉयड एडिनोमा होता है, इसकी वजह से इंक्रीज्ड पीटीएच होगा। अब ये पीटीएच क्या करेगा? उसका काम क्या होता है? इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन डिस्ट्रक्शन करेगा, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम इंक्रीज होगा बॉडी में। फिर दूसरा एक किडनी पे एक्ट करेगा, किडनी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम इंक्रीज होगा। प्लस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? इन एक्सचेंज ऑफ फॉस्फेट एक्सक्रीशन, तो फॉस्फेट एक्सक्रीशन भी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी में जाके विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, विटामिन डी भी फर्दर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो इसमें होता क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है या कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन या फॉस्फेट लेवल कम होता है इन द बॉडी। प्लस ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक ऑन द पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसकी वजह से बोन डिस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, बंद ही नहीं होता। सीरम कैल्शियम लेवल वो भी इंक्रीज होते जाता है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होगी? तो बोन में ड्यू टू डिस्ट्रक्शन हेमरेज होगा इन द बोन। तो हेमरेज में ब्लीडिंग, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो वो डिसइंटीग्रेट होगा इनटू हीमोसेड्रिन, तो वो जो पार्ट होता है इट विल अपीयर ब्राउन, तो इसलिए इसका नाम है ब्राउन ट्यूमर। या फिर वॉन रेक्लिंगहाउसन डिसीज या ऑस्टेटिस फाइब्रोसिस, ब्राउन ट्यूमर से भी याद रखना है कि ये हमारे बोन कैविटी, यहाँ पे बोन डिस्ट्रक्शन हुआ है कि अल्टीमेटली यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लड प्रेजेंट होगा, तो हीमोलिसिस होगा, तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होगा इनटू हीमोसेड्रिन, तो इसकी वजह से ब्राउन कलर का अपीयरेंस होगा, तो इसलिए इसका नाम है ब्राउन ट्यूमर। तो ये बोन में प्रेजेंट होगा ब्राउन ट्यूमर। फिर स्कल में पेपर पॉट स्कल या फिर सॉल्ट एंड पेपर स्कल, पेपर पॉट स्कल या फिर सॉल्ट एंड पेपर स्कल। टीथ में लेमिना ड्यूरा रिजॉर्प्शन, जो लेमिना ड्यूरा होता है उसका रिजॉर्प्शन होगा, तो इट लीड्स टू लूजनिंग ऑफ टीथ। फेलेंजस में क्या होगा कि इन फेलेंजस सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन होगा ऑन द रेडियल साइड। इट इज़ पैथोग्नोमिक ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कि सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन होगा ऑन द रेडियल साइड फेलेंजस में। ये देख सकते हो फेलेंजस है हमारी, ये रेडियल साइड है, यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन हुआ है, सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन, तो इट इज़ पैथोग्नोमिक ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। फिर मैनिफेस्टेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल, तो उसका निमोनिक है बोन, स्टोन, ग्रोन, मोन। बोन मतलब पेनफुल बोन्स होंगे, किडनी में रीनल स्टोन होगा, रीनल फेलियर होगा। एब्डोमिनल ग्रोन्स मतलब नोजिया, वॉमिटिंग, अदर जीआई सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन, वो सब होगा। मोन्स, साइकेट्रिक मोन्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक लेथार्जी, फटीग, साइकोसिस, ये सारे मैनिफेस्टेशन होंगे ड्यू टू इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम। बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स एंड मोन्स। लैब फाइंडिंग प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की मेन फाइंडिंग हुआ ये, इसकी वजह से कैल्शियम लेवल वो भी इंक्रीज़ होगा, फॉस्फेट लेवल कम होगा, एल्कालाइन फॉस्फेट वो इंक्रीज़ होगा। तो ये लैब फाइंडिंग्स होगी ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी में क्या था? कैल्शियम लेवल लो था या फिर नॉर्मल था। प्राइमरी में कैल्शियम लेवल हाई होगा। अब रीनल फेलियर में क्या होगा? तो रीनल फेलियर में इट कॉजेज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें होता क्या है? रीनल फेलियर, तो उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो कहाँ पे फॉर्म होता है? इन द किडनी। तो रीनल फेलियर है तो फिर विटामिन डी वो भी फॉर्म नहीं होगा, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा। प्लस रीनल फेलियर है तो फिर एक्सेसिव कैल्शियम एक्सक्रीशन होगा, प्लस बॉडी फॉस्फेट को एक्सक्रीट नहीं करेगी, तो बॉडी में हाई फॉस्फेट लेवल्स होगा। तो इसमें लैब फाइंडिंग क्या होगी? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो इसमें एक तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हमने देख लिया। इंक्रीज्ड पैराथायरॉयड हार्मोन, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, तो कि पैराथायरॉयड हार्मोन वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। हाइपर फॉस्फेटीमिया, यही याद रखना है, हाइपर फॉस्फेटीमिया इट इज सीन इन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, बाकी किसी में भी हाइपर फॉस्फेटीमिया नहीं है, ये याद रखना है। फिर इंक्रीज्ड ALP, ये लैब फाइंडिंग्स हो गई इन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। इसका क्लिनिकल फीचर ये है कि इसमें रगर जर्सी स्पाइन देखने को मिलती है, रगर जर्सी स्पाइन।
इस तरीके की होती है रगर जर्सी स्पाइन। तो वर्टिब्रल कॉलम में भी इस तरीके का अपीयरेंस होता है ड्यू टू स्क्लेरोसिस अंडर द एंड प्लेट। ये रगर जर्सी स्पाइन। ये कंपैरिजन है बिटवीन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी एंड रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंशिएट करने के लिए हम देख सकते हैं सीरम कैल्शियम। प्राइमरी में कैल्शियम इंक्रीज होगा, सेकेंडरी में लो होगा या फिर नॉर्मल होगा। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में फॉस्फेट वो हाई होगा, बाकी दोनों में फॉस्फेट लो होता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो इट इज़ अ पोरस बोन डिसीज। इसमें क्वांटिटी प्रॉब्लम होती है, ओके, क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें क्वांटिटी प्रॉब्लम होती है। वॉल्यूम, मास या डेंसिटी ऑफ द बोन वो कम हो जाती है, बाकी मिनरलाइजेशन वो प्रॉपर होता है। क्वालिटी के कुछ भी वीकनिंग नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटी कम होती है। तो सपोज ये हमारा ऑस्टियोइड है और ये मिनरल है, तो ये नॉर्मल बोन होगा हमारा। ऑस्टियोइड नॉर्मल है लेकिन मिनरलाइजेशन वो कम है, तो ये हमारा होगा रिकेट्स में। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, ऑस्टियोइड पार्ट भी कम है एंड मिनरल वाला पार्ट भी कम है, इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। ईस्ट्रोजन जो होता है इट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ये याद रखना है। पीक बोन मास इज अटेंड एट 30 ईयर्स ऑफ एज। आफ्टर मेनोपॉज बोन डेंसिटी इट रैपिडली डिक्रीजेस। ये फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज बोन डेंसिटी वो रैपिडली डिक्रीज होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो लो हो जाता है बॉडी में, तो इसकी वजह से बोन डेंसिटी रैपिडली डिक्रीज होती है। रिस्क फैक्टर है इसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, एज, इंक्रीजिंग एज। फीमेल में मोर कॉमन होता है, एशियंस। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज ड्यू टू पोस्ट मेनोपॉजल या फिर सीनाइल इंक्रीजिंग एज। सेकेंडरी में इट इज़ ड्यू टू ड्रग्स लाइक स्टीरॉइड्स, हिपेरिन, हार्मोन्स, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, कशिंग सिंड्रोम, वेटलेसनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, के सारे कॉजेज हो गए ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि सारे लैब फाइंडिंग्स जो है पीटीएच, कैल्शियम, अल्कलाइन फॉस्फेट, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, वो सब नॉर्मल होता है। ऑल द लैब फाइंडिंग्स दे आर नॉर्मल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, एक तो इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे। अर्लीस्ट सिम्टम जो होगा वो होगा लोअर बैक पेन या बैक एक। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस वो होगा बैक एक या फिर लोअर बैक पेन। और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर। फिर अदर फ्रैक्चर्स लाइक हिप, नेक ऑफ फीमर, कोलिस फ्रैक्चर एटसेट्रा। अर्लीस्ट सिम्टम बैक एक या लोअर बैक पेन, और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर वर्टिब्रल फ्रैक्चर। और ये दे टाइप ऑफ फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, मतलब वेट बेरिंग इंक्रीज होता है, इसकी वजह से जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाता है या वीक हो जाता है, उसकी वजह से फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होते हैं। कि वेट बेरिंग एरियाज में माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स होता है और अल्टीमेटली ये मैक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद काइफोसिस हो सकता है विच इज़ फॉरवर्ड बेंडिंग, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। काइफोसिस का मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। ये इमेज ऑफ काइफोसिस, फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर कॉड फिश वर्टिब्रे या फिश माउथ वर्टिब्रे। इसमें होता क्या है, जो वर्टिब्रा होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो वर्टिब्रा जो होती है वो कंप्रेस होती है बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करती है, वो कंप्रेस करती है वर्टिब्रा को, तो इस तरीके का अपीयरेंस होता है कॉड फिश वर्टिब्रे या फिर फिश माउथ अपीयरेंस। इस वजह से बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रा भी होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, या डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो है डेक्सा स्कैन। इट इज़ अ बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन, नाम है इसका डेक्सा स्कैन। इससे हम असेस करते हैं स्पाइन को। स्पाइन इज प्रिफर, इट इज़ अ बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, डेक्सा स्कैन। इसमें रिजल्ट जो है हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू पॉपुलेशन के। डेक्सा स्कैन रिजल्ट आर कंपेयर बिटवीन टू पॉपुलेशन, जेड स्कोर एंड टी स्कोर। जेड स्कोर में हम जो फीमेल होती है, जो पेशेंट होते हैं, उसकी सेम एज, सेम सेक्स, सेम रेस, उसके साथ कंपेयर करता है डेक्सा स्कोर का स्कोर, डेक्सा स्कैन का स्कोर, इसे कहता है जेड स्कोर। तो इसमें जो रेफरेंस यूज़ होता है वो सेम एज, सेम सेक्स एंड सेम रेस का होता है। टी स्कोर में क्या होता है, यंग फीमेल या यंग रेफरेंस मेल या फीमेल यूज़ होती है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 0 to -1 है देन इट इज़ नॉर्मल, अगर -1 to -5 है देन ऑस्टियोपेनिया, अगर मोर देन -2.5 है देन इट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये याद रखना, मोर देन -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन इट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। अगर मोर देन -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन है प्लस फ्रैक्चर है देन इट इज़ सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये डेक्सा स्कैन के बारे में याद रखना। जेड स्कोर सेम एज, सेम सेक्स, सेम रेस। टी स्कोर में यंग रेफरेंस यूज़ होता है, यंग एज रेफरेंस, इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। और ये याद रखना, मोर देन -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर ये इंडिकेशन है ऑफ बोन डेंसिटी स्क्रीनिंग, तो ये सिंपली आप पढ़ सकते हो। अब ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसमें 3 टाइप की ट्रीटमेंट हो सकती है, या तो हम बोन रिजॉर्प्शन कम करेंगे, बोन फॉर्मेशन इंक्रीज करेंगे, या फिर दोनों, बोन रिजॉर्प्शन कम करेंगे एंड बोन फॉर्मेशन इंक्रीज करेंगे। अब ऐसा एक ड्रग स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट, इट हैज़ बोथ दिस एक्शन, रिड्यूसेस बोन रिजॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस बोन फॉर्मेशन, लेकिन इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक सो इट इज़ नॉट यूज्ड। मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस वो है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट इट रिड्यूसेस बोन रिजॉर्प्शन, तो मतलब ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी उसको कम करता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज बिसफॉस्फोनेट।
ये सारे ड्रग फॉर्म्स ऑफ बिसफॉस्फोनेट, रिजेड्रोनेट, बेंड्रोनेट एटसेट्रा। फिर एक तो बिसफॉस्फोनेट हो गया, फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाइक डेनोसुमाब। डेनोसुमाब इज अ रैंक लाइगेंड इनिबिटर। जो रैंक लाइगेंड होता है जो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है उसको हम इनिबिट कर देंगे, तो ड्रग फॉर्म है डेनोसुमाब। फिर SCRM यूज़ कर सकते हैं हम लाइक रेलॉक्सिफेन। तो ये सारे एजेंट्स हो गए विच रिड्यूसेस बोन रिजॉर्प्शन। फिर इंक्रीज इन बोन फॉर्मेशन, तो उसके लिए जो मेन ड्रग है वो है टेरीपेराटाइड। टेरीपेराटाइड इट इज़ अ सिंथेटिक पैराथायरॉयड हार्मोन, कि ये क्या करता है ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता था और बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, टेरीपेराटाइड। बहुत बिसफॉस्फोनेट की कॉम्प्लिकेशन होती है, वो रह गई। कॉम्प्लिकेशन इज प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, कि क्रॉनिक या लंबे टाइम तक बिसफॉस्फोनेट लेने से आफ्टर 3 to 5 years ऑफ इनटेक प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ द फीमर होता है ऑन द लेटरल साइड। तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। इट इज़ अ एटिपिकल फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। ट्रीटमेंट क्या, हम सिंपली बिसफॉस्फोनेट को स्टॉप कर देंगे फॉर फ्यू मंथ्स आफ्टर 3 to 5 years और कुछ अल्टरनेटिव ड्रग यूज़ करेंगे। अब अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, पहले ये टेरीपेराटाइड देंगे टू इंक्रीज बोन फॉर्मेशन, उसके बाद बिसफॉस्फोनेट देंगे टू रिड्यूस बोन रिजॉर्प्शन। तो ये थी ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट। और एक ड्रग है विच इज स्क्लेरोस्टिन इनिबिटर लाइक रोमोसुजुमाब विच इंक्रीजेस बोन फॉर्मेशन। तो ये थी मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर वर्टिब्रा का डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिब्रोप्लास्टी। इसमें हम करते क्या है, एक नीडल इंसर्ट करते हैं इनटू द फ्रैक्चर और फिर बोन सीमेंट इंजेक्ट करते हैं। जो बोन सीमेंट इंजेक्ट करते हैं, बोन सीमेंट का एग्जांपल है PMMA, पॉलीमिथिलीन मिथाक्रिलेट, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट। इट्स अ बोन सीमेंट। बोन सीमेंट फिर इट होल्ड्स द बोन फ्रैगमेंट टुगेदर। तो ये वर्टिब्रोप्लास्टी। दूसरी टेक्निक है बलून काइफोप्लास्टी। बलून काइफोप्लास्टी इट इज़ यूज टू रिस्टोर काइफोसिस। काइफोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती है बलून काइफोप्लास्टी। ठीक, इसमें हम करते क्या है, नीडल इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे सपोज फ्रैक्चर है या वीक वर्टिब्रा है तो इसमें हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं ताकि वर्टिब्रल हाइट जो है वो रिस्टोर हो जाए, प्लस इसमें बोन सीमेंट भी इंजेक्ट करते हैं। तो ये थी बलून काइफोप्लास्टी। फिर फ्रैक्चर के लिए लॉकिंग प्लेट या स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं टू फिक्स द ऑस्टियोपोरोटिक सॉफ्ट बोन्स। तो ये था हमारा पूरा ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट। हमने पहले ड्रग ट्रीटमेंट देख ली, फिर ये दो सर्जिकल टेक्निक्स देखी। उसके बाद देखते हैं पगेट्स डिसीज या फिर ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस। इट्स कॉमन इन मेल देन फीमेल। इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। इट लीड्स टू इंक्रीजिंग कंपनसेटरी बोन फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट। तो लास्ट में इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ द बोन। तो इसमें इंक्रीज इन ALP देखने को मिलता है, अराउंड 20 times इंक्रीज हो जाता है। इसके स्टेजेस है, पहले लाइटिक स्टेज होता है, फिर मिक्स्ड स्टेज और फिर ब्लास्टिक स्टेज। कि इनिशियली लाइटिक स्टेज होता है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है और लास्ट में होता है इंक्रीजिंग टर्नओवर ऑफ द बोन। कॉज इज इडियोपैथिक, इट इज एसोसिएटेड विथ SQSTM1 gene mutation and paramyxovirus infection. Paramyxovirus it increases osteoclastic activity. Most common clinical feature is pain. ये तो आगे हम देखेंगे। इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट, कि इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट। इसमें बोन जो होता है वो इमेच्योर होता है, वीक होता है, वास्कुलर वूवन बोन होता है। इमेच्योर, वीक, वास्कुलर एंड वूवन बोन। वास्कुलरिटी इसमें इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग टर्नओवर ऑफ द बोन। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, लाइटिक, मिक्स्ड एंड ब्लास्टिक। लाइटिक में बोन डिस्ट्रक्शन होता है, मिक्स्ड में डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन एंड ब्लास्टिक में बोन फॉर्मेशन। लैब फाइंडिंग इसमें सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो नॉर्मल होता है, ओनली ALP होता है वो इंक्रीज होता है, कि ALP इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। इसके क्लिनिकल फीचर्स, एक तो इंक्रीजिंग वास्कुलरिटी होती है इन द बोन्स। तो बोन्स जो होंगे दे विल बी वार्म टू टच, एकदम गर्म होंगे। इरेगुलर बोन्स होता है। फिर जो फोरामेंस ऑफ स्कल होता है वहाँ पे स्टीनोसिस होगी ड्यू टू इंक्रीज बोन फॉर्मेशन। तो स्टीनोसिस की वजह से क्रेनियल नर्व्स कंप्रेस होगी, तो 2, 5, 7, 8 क्रेनियल नर्व्स कंप्रेस होगी। इसकी वजह से विजुअल एंड हियरिंग डिस्टर्बेंसेस होगी। फिर मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर तो पेन इन द बोन, मोस्ट कॉमन साइट इज पेल्विस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इट इज बायोप्सी, जहाँ पे हमें मोजेक पैटर्न देखने को मिलेगा, मोजेक पैटर्न। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज बायोप्सी। ये क्लिनिकल फीचर्स है, बनाना फ्रैक्चर, एनलार्ज्ड हेड, deafness and visual problems due to compression of the cranial nerves, kyphosis, bone pain, bowing of limbs, increase in warmth and tenderness of the limbs. तो ये क्लिनिकल फीचर। अब रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ पगेट्स डिसीज। तो 3 फेज थे, लाइटिक, मिक्स्ड एंड ब्लास्टिक फेज। तीनों में अलग अलग फाइंडिंग होगी। तो लाइटिक फेज में होती है ऑस्टियोपोरोसिस सर्कमस्क्रिप्टा या फिर ब्लेड ऑफ ग्रास या फिर कैंडल फ्लेम अपीयरेंस। तो इसमें ये हमारा बोन है, इसमें कुछ इस तरह के कैंडल फ्लेम के जैसे एक रेरिफेक्शन देखने को मिलता है, कैंडल फ्लेम या ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस। इसका नाम है ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस। इट्स इन लाइटिक फेज। फिर ऑस्टियोपोरोसिस सर्कमस्क्रिप्टा, इसका नाम यार। फिर मिक्स्ड फेज में हमें पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा, आइवोरी वर्टिब्रा एंड कॉटल वुल स्कल। तो ये है पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा,
कि ये पिक्चर फ्रेम होती है उसके जैसा वर्टिब्रा का अपीयरेंस होता है। जो बॉर्डर होती है वो एकदम डेंस हो जाती है, स्क्लेरोटिक रिंग जैसा, रिंग तो नहीं लेकिन थिक स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है अराउंड द बॉर्डर्स। तो ये पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा। फिर आइवोरी वर्टिब्राइस डेंसली स्क्लेरोसिस वर्टिब्रा, कि डेंसली स्क्लेरोसिस वर्टिब्रा, इट इज़ आइवोरी वर्टिब्रा। फिर कॉटन वुल स्कल, जिस तरीके का होता है कॉटन वुल स्कल। तो ये मिक्स्ड फेज में, ब्लास्टिक फेज में टैम ओ शैंटर स्कल, इट इज़ डबल थिकनिंग ऑफ स्कल या फिर डिप्लॉइक स्वेलिंग ऑफ स्कल। तो इसमें एक स्वेलिंग दिखेगी हमें इस तरीके की, उसके ऊपर या उसके नीचे ही, सॉरी एक ऊपर स्वेलिंग दिखेगी, उसके नीचे ही दूसरी स्वेलिंग दिखेगी, जैसे कहते हैं टैम ओ शैंटर या फिर डिप्लॉइक स्वेलिंग ऑफ स्कल। होपफुली ये याद रह जाएंगे। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इन 3 फेजेस। फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हमने पहले देख ली, बनाना फ्रैक्चर, कैटेनल कंप्रेशन, ऑस्टियोसार्कोमा, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टियोसार्कोमा ऑल्सो। फिर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, अब ऑस्टियोजेनेसिस हो रहा है कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई वो भी इंक्रीज होगा, तो इट लीड्स टू हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पगेट्स डिसीज। कार्डियक लोड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है। ये बनाना फ्रैक्चर की इमेज दी हुई है, बनाना फ्रैक्चर। अब ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस बिस्फोसफोनेट विच सप्रेस द ऑस्टियोक्लास्ट एंड रिड्यूसेस बोन रिजॉर्प्शन, तो लॉन्ग एक्टिंग बिस्फोसफोनेट इज प्रीफर्ड। पेन मैनेजमेंट के लिए कैल्सिटोनिन, तो ये ट्रीटमेंट है बिस्फोसफोनेट एंड कैल्सिटोनिन। ये था पूरा पगेट्स डिसीज। उसके बाद है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या फिर ब्रिटल बोन डिसीज या फिर मार्बल बोन डिसीज। इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन द कोलेजन A1 जीन, के कोला 1 जीन या फिर कोलेजन A1 जीन, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कोलेजन होता है इन द बॉडी। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव। जो ऑटोसोमल रेसेसिव होता है इट इज सीवियर डिसीज, एंड जो चाइल्ड होता है वो स्टिल बर्थ होता है उसका, मतलब डेथ हो जाती है उसकी इंट्रापार्टम में या इंट्रायूट्राइन में। तो ऑटोसोमल रेसेसिव वो सीवियर होता है एंड स्टिल बर्थ होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज बेटर प्रोग्नोसिस, इट इज़ अ क्लासिकल टाइप। क्लासिकल टाइप जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्लिनिकल फीचर मल्टीपल फ्रैक्चर्स प्रेजेंट होता है एंड साइट इज डायफिजियल, डायफिसिस में प्रेजेंट होता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स। और हीलिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन रिपीटेड फ्रैक्चर की वजह से इट कॉजेस डिफॉर्मिटी लाइक बेंट बोन्स। इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इसमें जो फ्रैक्चर जो होते हैं वो होते हैं इन द मेटाफाइसिस, कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में फ्रैक्चर होता है इन द डायफाइसिस, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में फ्रैक्चर होता है इन द मेटाफाइसिस। तो ये भी याद रखना है। फिर दूसरे क्लिनिकल फीचर्स है लाइक ब्लू स्क्लेरा, डिफॉर्म्ड टीथ, ब्रिटल बोन्स, डिलेड डेंटिशन, ब्रूजिंग, डिफॉर्म्ड बोन्स, कि उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिंट्स या ब्रेसेस। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स है। ये ब्लू स्क्लेरा याद रखना है, ब्रिटल बोन्स, डिफॉर्म्ड टीथ एंड डिलेड डेंटिशन, ये याद रखनी है। ये क्लिनिकल फीचर्स। डायग्नोसिस इज बाय प्रीनेटल कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, के प्रीनेटल कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर इज बाय स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस। ट्रीटमेंट हम बिस्फोसफोनेट दे सकते हैं, बस मेन ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, जिसमें हम रीअलाइनमेंट ऑस्टियोटॉमी करते हैं, रीअलाइनमेंट ऑस्टियोटॉमी। तो जो बेंट बोन जो होता है, इसका दूसरा नाम भी है स्कॉफिल्ड मिलर ऑपरेशन, स्कॉफिल्ड मिलर ऑपरेशन। इसमें हम करते हैं क्या, बेंट बोन जो होता है उसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, और फिर वो फ्रेगमेंट्स को हम एक रॉड इंसर्ट करते हैं और फिर उन्हें स्टेबलाइज करते हैं। तो डुबोइम रॉड इज इंसर्टेड एंड द फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट। इसे शीख कबाब ऑपरेशन भी कहते हैं, शीख कबाब ऑपरेशन। तो बेंट पार्ट इज रिमूव्ड एंड कट इनटू फ्रेगमेंट्स, उसके बाद रॉड इंसर्ट करते हैं, डुबोइम रॉड, और फिर फ्रेगमेंट्स को जॉइन कर देते हैं। तो ये था रीअलाइनमेंट ऑस्टियोटॉमी या फिर स्कॉफिल्ड मिलर ऑपरेशन या शीख कबाब ऑपरेशन। ये था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये क्लिनिकल फीचर्स याद रखना है, ये टाइप याद रखना है, डायफिशियल फ्रैक्चर होता है याद रखना है, बैटल बेबी सिंड्रोम वो याद रखना है, और ये जीन डिफेक्ट वो भी याद रखना है।